पात्र विद्यार्थी मित्रों, हमने आगे के वीडियो लेक्चर में हमारा व्याकरण का जो टॉपिक था जिसमें स्वर संधि के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें दोस्तों हमने स्वर संधि के जो कुछ 5 प्रकार थे, जिनमें दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण संधि, अयादि संधि, यानी कि 5 संधियों के जो भेद है उसका अर्थ यानी कि उनके जो नियम है, नियम के बाद उसके जो उदाहरण यानी कि दृष्टांत, जिनके बारे में हमने यहाँ पर बोर्ड पर लिखकर विस्तार पूर्वक जिसका अध्ययन हम अगले वीडियो लेक्चर तक कर चुके हैं। तो आज दोस्तों हम हमारा ग्रामर का एक और टॉपिक और हमारे पाठ्य पुस्तक का ये जो हमने पहले ऑनलाइन में भी नहीं पढ़ा था, ऑफलाइन में भी नहीं पढ़ा था, ऐसा एक टॉपिक जो हमारा है जिसका नाम है समास। तो आज हम समास के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, जिस प्रकार आप मातृभाषा गुजराती में भी समास का अध्ययन कर चुके होंगे या तो अभी करना है, तो उसी प्रकार हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी में भी समास का जो टॉपिक है वह पढ़ने के लिए आता है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि समास क्या होता है। तो जिस प्रकार मैंने यहाँ पर समास के बारे में उसकी जो प्रारंभिक जो प्रास्ताविक बातें हैं वह यहाँ पर लिखकर आपको मैं समझाने का प्रयास करूँगा, और साथ ही ये जो ग्रामर का टॉपिक है आप भी अपनी बुक में जिस प्रकार मैं बोर्ड में आपको लिखकर या तो लिखवा कर समझाता जाऊँगा, उसी प्रकार आप भी अपनी बुक में इस पूरे के पूरे टॉपिक को आप समझकर अपनी बुक में आप लिख लीजिए। और उसके बाद आपकी जो ग्रामर की जो बुक है लेखन विभाग, उसमें भी ये सारा का सारा यानी कि पूरा टॉपिक आपको। तो सबसे पहले दोस्तों समास, तो जिसका हम शाब्दिक अर्थ करें तो सम धन आस, जिसका अर्थ होगा सम यानी कि पास या तो साथ, आस अर्थात रखना। तो जिसका पूरा अर्थ होगा कि समास यानी कि पास रखना, साथ रखना, साथ चलना। इसी प्रकार से हम उसका शाब्दिक अर्थ करेंगे, पर उसकी जो व्याख्या के आधार पर यानी कि उसका जो अर्थ की दृष्टि से उसे देखा जाए तो 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाने की जो प्रक्रिया होती है जिसे हम समास कहते हैं। आपको केवल यही याद रखना है कि भाषा में एक या यानी कि 2 या 2 से अधिक शब्द को एक साथ जोड़कर या तो मिलाकर एक शब्द बनाने की जो प्रक्रिया है हमारी भाषा में, या तो व्याकरण के तौर पर उन्हें हम समास कहते हैं। जैसे कि समास में कुल जो समस्त पद होता है वो होता है एक सामासिक शब्द होता है, यानी कि सामासिक शब्दों के मेल से जो नया पद बनता है उसे हम समस्त पद कहते हैं। यानी कि सामासिक प्रक्रिया के बाद बनने वाला जो पद होता है, जो बनने वाला जो शब्द होता है, उसे हम क्या कहेंगे? समस्त पद कहेंगे। और दूसरी बात है सामासिक शब्द, जो नया शब्द यानी कि समस्त पद के साथ, यानी कि जो सामासिक प्रक्रिया के बाद जो बनने वाला समस्त पद होता है वह समस्त पदों पर उसमें एक नया शब्द जुड़ जाता है, तब वह समस्त पद बन जाता है। यानी कि मैंने यहाँ पर एक उदाहरण आपके सामने देखो लिखूंगा कि भाई यहाँ पर गंगा जल शब्द का प्रयोग है, तो गंगा के साथ नया शब्द जो जल शब्द है वह यहाँ पर जुड़ गया, तो हम उसे कहेंगे कि गंगा का जल। जो गंगा का जल जो पूर्ण तरीके से वह सामासिक प्रक्रिया से बनने वाला शब्द जो था वह यहाँ पर समस्त पद बन गया, यानी कि गंगा जल
तो जो गंगा का जल वो कैसा बन गया है यहाँ पर पूरा जो सामासिक प्रक्रिया से बनने वाला समस्त पद गया। पहला शब्द यहाँ पर हमने गंगा लिया, तो गंगा है वह क्या है, सामासिक शब्द है। उसके बाद जो जल शब्द जुड़ने से यानी कि नया शब्द मिलाकर हमने गंगा जल शब्द बनाया, तो गंगा का जल होना ऐसा हमें जब प्रतीत होता है तब उन्हें हमें गंगा जल यानी कि गंगा का जल जो एक समस्त पद बन गया। उसके बाद दूसरा उदाहरण है हथकड़ी, तो हाथ के लिए कड़ी क्या है, हाथ के लिए कड़ी। तो समास में ज्यादातर दोस्तों ऐसा होता है कि जो पहला सामासिक शब्द में जो पहला शब्द होता है, जो पहला पद होता है उसे हम पूर्व पद कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्व पद। और दूसरा पद होता है वह उत्तर पद होता है, यानी कि यहाँ पर गंगा जल शब्द में जो गंगा शब्द है वह पूर्व पद है। क्या है, ये जो गंगा शब्द है वह पूर्व पद है। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण में हथकड़ी, जिसमें हथ शब्द वह पूर्व पद। उसके बाद का जो अंतिम यहाँ पर जल और कड़ी दोनों क्या है, उत्तर पद। तो इसी प्रकार समास की प्रक्रिया में हमें ज्यादातर दो या तो दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक जो नए शब्द बनाने की जो प्रक्रिया होती है उन्हें हम समास कहते हैं। इतना आपको याद रखना है। और उसके साथ साथ दोस्तों हमारी जो 9वीं कक्षा में कुल मिलाकर देखा जाए तो समास के भेद या तो प्रकार कुल 7 है, पर हमारे यहाँ 9वीं कक्षा में हिंदी में हमें कुल मिलाकर समास के जो भेद पढ़ने हैं, जिसमें कुल मिलाकर 4 भेद का यहाँ पर अध्ययन करना है। तो दोस्तों हम यहाँ पर समास के जो प्रकार क्या है उसके बारे में लिखकर हम एक एक प्रकार को उसका अर्थ या तो नियम के तौर पर उसे समझते जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सीखेंगे समास के प्रकार। अब यहाँ समास के प्रकार, पहला है अवयवी भाव समास। क्या है, अवयवी भाव समास। दूसरा प्रकार है कर्मधारय समास। तीसरा प्रकार है द्विगु समास। और नंबर 4 द्वंद्व समास। तो यहाँ पर दोस्तों हमें हिंदी में कुल मिलाकर समास के जो कई प्रकार है, कई भेद है, उसमें से हमें जो 4 प्रकार है, अवयवी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास, इन चारों भेद के बारे में, तो इन चारों प्रकार के बारे में हमें यहाँ पर अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम अवयवी भाव समास किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है, इसका अर्थ क्या है, किस प्रकार अवयवी भाव समास को अगर हमारी परीक्षा में उसके उदाहरण या तो दृष्टांत पूछा जाए तो हम किस प्रकार पहचान सके कि भाई ये कौन सा प्रकार का समास है, ये अवयवी भाव है, ये द्विगु समास है, या द्वंद्व है, या तो ये कर्मधारय।
इसे पहचाने कैसे, तो उसके लिए हमें उसके कुछ नियम या तो कुछ ट्रिक हमें याद रखनी होगी। तो सबसे पहले हम अव्ययी भाव समास के बारे में अध्ययन यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, तो उसकी व्याख्या पहले लिखते हैं। अव्ययी भाव अब उसका अर्थ लिखते हैं। जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें कि भाई अव्ययी भाव समास की विशेषता क्या है, इसे कैसे पहचाना जाए। तो जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो तो उसे हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। तो दोस्तों आपको ये जानना है कि उपसर्ग क्या है। उपसर्ग आप शब्द संरचना के माध्यम से पहले सीख चुके कि जो शब्द किसी शब्द के आगे जुड़कर या तो किसी शब्द से पहले जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाता है, तो या तो शब्दों का अर्थ परिवर्तन के साथ साथ नए शब्द का जो शब्द निर्माण करता थे वह उपसर्ग कहलाता था, जो हमने पहले सीख लिया। इसलिए यहाँ पर जिन शब्दों के प्रारंभ में जब भी जहां पर हमें उपसर्ग लगा हुआ, यानी कि उपसर्ग के बारे में हम जान चुके हैं उपसर्ग क्या है, कि उसको हमें पता चल जाए कि भाई उपसर्ग लगने वाला कोई भी समास हो तो उसे हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। ज्यादातर हम उदाहरण के तौर पर सीखेंगे। पहला उदाहरण है यथा संभव। यथा संभव। दूसरा उदाहरण यहाँ पर है अनुरूप। तीसरा उदाहरण है आजन्म। एक और लिखते हैं प्रतिदिन। तो हमें ये जानना है कि भी जिस प्रकार जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी कि ये जो चार ही उदाहरण है जिसमें यथा संभव शब्द में उपसर्ग क्या है, यथा। फिर यहाँ पर अनुरूप में अनु उपसर्ग है, आजन्म में आ उपसर्ग है और प्रतिदिन में प्रति उपसर्ग है। इससे हमें पता चल जाएगा कि किसी भी शब्द के प्रारंभ में यानी कि यथा शब्द के आरंभ में लगा है, अनु आ प्रति सभी शब्द है वह शब्द के आरंभ में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करने वाला शब्द है, तो सभी उपसर्ग। इसलिए हमें पता चल जाना चाहिए कि ये अव्ययी भाव समास है, क्योंकि सभी शब्दों के आगे उपसर्ग लगा है। यानी कि यथा संभव, तो जिसे हम समास के स्वरूप पर कैसे कहेंगे कि भाई जैसा संभव हो, यानी कि जैसा संभव हो, अर्थात यथा संभव। अनुरूप यानी कि रूप के योग्य, रूप के योग्य। आजन्म यानी कि जन्म से लेकर, जन्म से लेकर। और प्रतिदिन એટલે કે प्रत्येक दिन। तो હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે કે ભાઈ જે શબ્દના આરંભની અંદર ઉપસર્ગ લાગે
છે તે શબ્દ હંમેશા અવયવી ભાવ સમાસ હોય છે। અહીંયા જે ઉદાહરણ આપણે જોયું યથા અनु आ प्रति, तो जैसा संभव हो रोके योग्य, और जिसके लिए हमें याद रखना है कि भाई जैसे यथा आ अनेक क्या क्या शब्द होते हैं जैसे यथा फिर आ और अनु निर प्र प्रति, अर्थात मित्रों આપણે એટલું યાદ રાખવાનું છે કે આની અંદર જ્યાં જ્યાં અવયવી ભાવ સમાસની અંદર મોટે ભાગે આપણને આ પ્રકારના ઉપસર્ગો છે એ શબ્દના આરંભની અંદર આવતા હશે। જેવી રીતે યથા આ वर अनु निर प्र प्रति यानी कि प्रतिदिन आजन्म अनुरूप और यथासंभव એટલે કે આ રીતના અવયવી ભાવ સમાસને ઓળખવા માટે મિત્રો આપણે આટલી વસ્તુ યાદ રાખવાની છે। તો આ રીતે આપણો પહેલો પ્રકાર છે અવયવી ભાવ સમાસ છે એને આપણે કઈ રીતે ઓળખવું અથવા તેની जानकारी कई रीते मेळवी। तो दोस्तों हमें केवल इतना ही याद रखना है कि जिन शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो तो वह आंख बंद कर ऐसा कह सकते हैं कि वह अवयवी भाव समास है। उसके लिए इतने शब्द आपको याद रखना है जो प्रत्यय जो उपसर्ग यथा आ वर अनु निर प्र और प्रति ऐसे उपसर्ग से जुड़ने वाला या तो बनने वाला किसी भी प्रकार का शब्द अगर आपको समास के माध्यम से पूछा जाए तो आपको ये बता देना है कि भाई ये अवयवी भाव समास है। तो यहाँ पर ये पहला जो भेद है पहला प्रकार है, इसी प्रकार हम उसे लिखकर याद रखेंगे। उसके बाद समास का एक और दूसरा प्रकार है जिसका नाम है कर्मधारय समास। क्या है? कर्मधारय समास। तो पहले उसकी व्याख्या लिख लेते हैं। जिस समास में प्रथम पद प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो ये इसका अर्थ है, तो इसकी परिभाषा है। तो यहाँ पर आपको एक नोट करनी है कि भाई दूसरा पद की तुलना या एक नोट लिख लें यहाँ पर कि भाई दूसरे पद की तुलना या है जो के समान विग्रह से विग्रह के समय आते हैं, विग्रह के समय आते हैं। वहीं આપણે મિત્રો યાદ એટલું રાખો જે સમાસની અંદર પ્રથમ પદ છે એટલે કે પહેલું પદ છે બીજા પદની વિશેષતા
વિશેષતા બતાવતું હોય જેને આપણે કર્મધારય સમાસ કહીએ છીએ। તેની અંદર એકમાત્ર નોટ યાદ રાખી, दूसरे पद की तुलना या हेजो के समान विग्रह के समय आती। विग्रह એટલે છૂટું પાડવું, જુદું પાડવું, या तो उसे तोड़ना, छोड़ना। जिस प्रकार दूसरे पद की तुलना या हेजो के समान विग्रह के समय आते। तो यहाँ पर दोस्तों में केवल यह बात याद रखनी कि प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है तब वह कर्मधारय समास है, और विग्रह के समय या हेजो के समान ऐसे शब्द का प्रयोग होता है। जो उदाहरण यहाँ पर हम लिखकर देखते हैं तो ज्यादा हमें पता चलेगा। उदाहरण के लिए चरण कमल, पहला वे चरण कमल, चरण कमल। दूसरा उदाहरण है चंद्रमुख, तीसरा उदाहरण है लालमणि, चौथा उदाहरण है महापुरुष, और पांचवा एक उदाहरण लिखते हैं यहाँ पर अधमरा है, अधमरा। यानी कि चरण कमल, चंद्रमुख, लालमणि। तो प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताते, यानी कि जो प्रथम पद चंद्र, लाल, महा और अध, ये प्रथम पद है, और दूसरे पद की जब विशेषता बताते तब यहाँ पर विग्रह के समय या हेजो के समान विग्रह के समान शब्द आते। जैसे कि यहाँ पर शरण कमल, यानी कि कमल के समान, क्या है कमल, क्या आता है कमल के समान। उसके बाद चंद्रमुख, तो चंद्र के समान मुख, चंद्र के समान मुख। उसके बाद लालमणि, तो लाल है जो मणि, लाल है जो लाल है जो मणि। फिर महापुरुष, महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष। और अंतिम में अधमरा, यानी कि आधा है जो मरा, आधा है जो मरा। तो इसी प्रकार दोस्तों कर्मधारय समास के बारे में जिस प्रकार हमने व्याख्या की से एक बार ध्यान से सुन ले। जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है तब वह कर्मधारय समास कहलाता है। यानी कि दूसरे पद की तुलना या हेजो के समान विग्रह के समय आते, जैसे कि हमने यहाँ पर उदाहरण में देखा वे कमल के समान। फिर कमलों के समान क्या हो गए शरण, यानी कि विग्रह के वक्त के समान शब्द का प्रयोग हुआ। उसके बाद चंद्रमुख, तो चंद्र के समान मुख। फिर लालमणि, लाल है जो मणि है जो। फिर महापुरुष, महान है जो पुरुष। और अधमरा, यानी कि आधा है जो मरा। यानी कि पूरे के पूरे उदाहरण देखने से हमें पता चलता है कि उसे विग्रह करते वक्त है जो के समान अथवा तो या शब्द के द्वारा उसका विग्रह किया जाता है। और व्याख्या की विशेषता के बारे में यहाँ पर दूसरे पद की विशेषता कौन बतलाता है, प्रथम पद। यानी कि यहाँ पर दूसरा पद क्या है कमल, उसकी विशेषता किसके द्वारा बताई, पहले पद के कमल के समान शरण, चंद्रमुख के चंद्र के समान मुख। यानी कि पूरे के पूरे पांचों उदाहरण में हमें ऐसा प्रतीत होता है, तो ऐसा हमें ज्ञान होता है, तो हमें ऐसी जानकारी मिलती है विद्यार्थी मित्रों कि भाई प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता हमें बतलाते हैं। तो उसी प्रकार से कर्मधारय समास की विशेषता ये होती है। तो दोस्तों आप किसी भी प्रकार से आपको अगर परीक्षा में इसी प्रकार के उदाहरण के बारे में अगर पूछा जाए कि भाई
चंद्रमुख, महापुरुष है तो कोई भी ऐसा शब्द लेकर पूछा जाए में कौन से समास का उदाहरण है तो आप बताइए, तो आप इसी प्रकार से कुछ नियम याद रख के प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है या तो उसका विग्रह करते वक्त है जो के समान जैसे विग्रह जब आते हैं तब वह हमेशा के लिए कर्मधारय समास होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम ये वीडियो लेक्चर में समास के जो प्राथमिक जानकारी प्रस्तावना समास क्या है उसके बारे में, उसके बाद उसके जो कुल मिलाकर 4 प्रकार है उसके 2 प्रकार के बारे में हमने यहाँ पर बोर्ड वर्क के माध्यम से आपको उसे समझाने का प्रयास किया और यहाँ पर इस वीडियो लेक्चर को हम रखते हैं। और अगले वीडियो लेक्चर में हम समास के जो अन्य 2 प्रकार है जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।